जय हिंद एवरीवन। माई सेल्फ सौरभ। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 2। क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट क्लियर कर लिया है, पढ़ चुके हो। 21A तक हमने कवर कर लिए थे। आज हम 21A के बाद के आर्टिकल्स को कवर करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल क्या है आपका? आर्टिकल 22, जो हमें क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। मतलब कि आपको सुरक्षा दे रहा है ये गिरफ्तारी से। और अगर कोई गिरफ्तार करे तो आपको उसको ग्राउंड बेसिस पे बताना होगा आप कि आपने कि उस पर्सन ने या किसी पुलिस ने आपको अगर अरेस्ट किया है तो किस बेस पे किया है, उसको जल्दी से जल्दी आपको सूचित करना होगा, बताना होगा उस पर्सन को कि ऐसा उसने क्या क्राइम किया था जिस वजह से आपने क्या किया है, उसको पनिश किया है या फिर जेल में डाला है। तो आपको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है। किसी भी पर्सन को पनिश नहीं किया जाएगा पास्ट ऑफेंस के लिए। हाँ, अगर वो फ्यूचर में कुछ ऑफेंस करता है, अपराध करता है, तो उसको जरूर पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है। और जिस पर्सन को आपने कैद करा है वो अपने लिए अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए क्या कर सकता है? वकील या लॉयर हायर कर सकता है। ठीक है, ये बात भी याद रखना। ठीक है। अब हम आते हैं आर्टिकल 23 की ओर। आर्टिकल 23 और 24 आपका का टॉपिक का नाम क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटिएशन। इसमें क्या लिखा हुआ है आपका? एक एक आप कह सकते हो कि एक बहुत ही क्रूशियल फंडामेंटल राइट्स हमारे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार है हमारे। मैं आगे कर देता हूँ, एक मिनट, इसको रब कर देते हैं। 23 एंड 24 बात करता है किसकी? एक्सप्लोटेशन की बात करता है। ठीक है। अब हम जानते हैं कि है क्या चीज। आर्टिकल 23 क्या कहता है? प्रोहिबिशन की बात कर रहा है किसकी? ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग एंड फोर्स लेबर। इसका मतलब आप कह सकते हो ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग मतलब क्या हुआ कि जो आपने आजकल देखा होगा, इंसानों की, ह्यूमन बींग्स की क्या होती है? तस्करी होती है। उनको बाय और सेल किया जाता है, उनको खरीदा और बेचा जाता है। फोर्स लेबर, फोर्स लेबर किया जाता है। तो इन सब से क्या करना है? प्रोहिबिशन करना है। ये काम नहीं होगा। किसी भी इंसान की तस्करी नहीं होगी। उसको, इंसान कोई सामान नहीं है, पर कोई ह्यूमन भी कोई चीज नहीं है जिसको आप बेचने चले हो। ठीक है ना? तो इसकी तस्करी के बारे में बात की गई है, प्रोहिबिशन के बारे में। और अदर की बात करें तो फोर्स लेबर की बात की गई है। ठीक है। फोर्स लेबर भी प्रोहिबिशन की बात की गई है। जबरदस्ती की आप जो लेबर देखते हो, वो सब चीजें भी नहीं होगी। 23 हमें ये बताता है। और इसका ही सिमिलर है 24, जो कि बात करता है प्रोहिबिशन की, किसके? चिल्ड्रंस की। एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्रीज के अंदर। अब आपको पता है कि जो पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे तो वो सरकारी स्कूल में डालें, है ना? अगर नहीं डाल पा रहे तो फैक्ट्रीज में या किसी और जगह पे तो नहीं लगाए ना, कम से कम उसका भविष्य खराब तो ना करे। तो उसी के बारे में बात की गई है कि कोई बच्चा जिसकी एज नीचे लिखा हुआ है आपकी 14 ईयर्स, कोई भी पर्सन 14 ईयर्स से पहले तक, 14 ईयर्स से लेस का अगर है तो वो किसी फैक्ट्री में, किसी माइन में काम नहीं करेगा। ठीक है। कोई ऐसी एक्टिविटी में काम नहीं करेगा, जैसे बारूद वाला हो गया आपका, जो कि खतरे से खाली नहीं है, डेंजर काम है आपका, उन सब में काम नहीं करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे चाइल्ड लेबर की बात की गई है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की गई है, चिल्ड्रंस के एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है फैक्ट्रीज के अंदर। कोई भी पर्सन, कोई भी चाइल्ड जिसकी एज 14 से कम है, वो फैक्ट्री माइन में काम नहीं करेगा। ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। आर्टिकल 23 एंड 24। 23 में कहा गया है किसके बारे में? ट्रैफिकिंग के बारे में, बाय सेल के बारे में, ह्यूमन बींग के। और किसके बारे में कहा गया है? फोर्स लेबर के बारे में। और 24 में क्या कहा गया है कि बच्चों को, चिल्ड्रंस को फैक्ट्रीज में काम करने से मना किया गया है। ठीक है। और जिसकी एज 14 ईयर्स है वो किसी भी फैक्ट्री में काम या माइन में काम या कोई भी ऐसी एक्टिविटी, हाजरस एक्टिविटी में काम नहीं करेगा। ठीक है। आगे चलते हैं। इन दोनों आर्टिकल को कंबाइनली कहते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटिएशन। ठीक है।
अब हम आते हैं आर्टिकल 25 से लेके 28, ये भी आपका कंबाइन है। एक सेकेंड। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा ऊपर वैसे ही आपका नीचे है। 25 से लेके 28 तक आपके आर्टिकल्स कवर करते हैं, जिसकी हेडिंग क्या है? राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपके धर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला पॉइंट और सेकंड पॉइंट क्या लिखा है कि आपको मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप पॉइंट्स को नोट कर लेना कॉपी के अंदर। मैं आपको जस्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ कि कहना क्या चाहता है ये आपको गारंटी दे रहा है। ये आपको गारंटी दे रहा है किसकी? फ्रीडम की दे रहा है गारंटी, अपने धर्म के लिए। आप कोई भी प्रोफेशन को चूज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो उसके। कोई भी धर्म के पर्सन हो आप, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। जैसे कि आपको पता है कि प्रेम्बल में थर्ड वर्ड क्या है हमारा? सोशलिस्ट, सोवरेन, सोशलिस्ट और सेक्युलर। सो सेक्युलर कंट्री मतलब इंडिया में बहुत सारे देश, बहुत सारे धर्म हैं। तो आप कोई से भी धर्म के हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कोई प्रोफेशन को किसी की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये हमें गारंटी करता है, ठीक है, 25 आर्टिकल हमें गारंटी दे रहा है किस चीज की? कि आप फ्रीडम, कोई भी प्रोफेशन की प्रैक्टिस आप कर सकते हो, कोई भी धर्म की पर्सन हो। ये ऑल सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है भारत में होने वाले। 26 क्या कह रहा है आपको? आपको फ्रीडम है किसका? अपने धर्म के अफेयर्स को मैनेज करने का। ठीक है। 27 क्या कहता है आपका? सेम है सब आर्टिकल्स आपके। 27 क्या कह रहा है आपको? 27 कह रहा है आपको, एक सेकंड रब कर दूं, कि फ्रीडम है आपको किस चीज का? पेमेंट ऑफ टैक्सेस के बारे में। चाहे वो आप कोई से भी पर्टिकुलर धर्म के हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप प्रमोशन कर सकते हो। ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखा है? जो स्टेट है यहाँ पे, शुड नॉट स्पेंड द पब्लिक मनी collected by way of tax for the promotion of maintenance of any particular region. State should not spend, स्टेट ये काम नहीं कर सकती है पब्लिक मनी का। ठीक है। तो बेसिकली आपका क्या समझा आपने कि हमें, अगर हम किसी भी धर्म के पर्सन है तो हम अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, हमें उस चीज की फ्रीडम है। ये नहीं कि सिलेक्टिव धर्म है उसके हिसाब से करोगे, नहीं, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। तो अपने हिसाब से आप कोई भी धर्म को अडॉप्ट कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, और कोई भी प्रोफेशन को आप चूज कर सकते हो, जो भी आपको लगता है कि वो आपका फ्यूचर में होगा। ठीक है। तो ये हमारा 25, 26 और 27, आप इसको नोट कर लो, मैंने आपको जस्ट शॉर्ट में बता दिया कि क्या क्या बातें हैं। ठीक है। अपने धर्म के अफेयर्स को मैनेज करना, कलेक्टिवली हो चाहे वो असेंबल में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। आगे चलते हैं। 28 भी आपको कुछ ऐसी ही बात कह रहा है। एक सेकेंड रब कर देता हूँ मैं। 28 क्या कह रहा है आपको? ये भी वही बात कर रहा है कि आपको फ्रीडम है अटेंड करने का, कोई भी धर्म के प्रति इंस्ट्रक्शंस हो। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड्स। जिसको आप कह सकते हैं कि कोई भी शैक्षणिक आपकी संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इसको आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे कह सकते हो। ठीक है ना। ये भी आपको क्या बात कर रहा है? 28 भी क्या है आपका? रिलीजन के बारे में बात कर रहा है। बेसिकली आपको समझ आ गया कि शॉर्ट में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। मतलब कुछ भी शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा जो होती है आपकी, ये धार्मिक आपका उपासना हो गया, में भाग लेने की जो बात होती है, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं आप। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आपका 25 से लेकर 28 तक हमारे कंप्लीट हो चुका है। 29 आपकी बात करता है किसके बारे में? वैसे ही 25 से लेकर 28 के ना क्वेश्चंस ना बहुत कम आते हैं, मैंने देखे नहीं, यहाँ बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं ना। जो हमारे एग्जामिनर होते हैं थोड़ा सा अवॉइड करते हैं किसके ऊपर? जिसमें थोड़ी सी धर्म के बारे में चीजें हो ना, वो चीज थोड़ा अवॉइड करते हैं, क्वेश्चन उस पर कम बनते हैं। ठीक है। 29 आर्टिकल और 30 कंबाइंड क्या कहता है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, हमारे कल्चरल के बारे में और हमारी शिक्षा जो राइट्स है उसके बारे में बात करता है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनोरिटीज, जो भी मिनोरिटीज है, जो आप कह सकते हो बैकवर्ड क्लासेस जिसकी संख्या कम है। ठीक है। मेजोरिटी मतलब कि जिसकी संख्या ज्यादा है, मिनोरिटी जिसकी संख्या कम है, जिसकी संख्या कम है भारत के अंदर लोगों की,
उस हिसाब से आपको क्या करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। ये नहीं कि आपको नीचा दिखाना है उनको कि हम तो ऊंचे हैं, हम तो ऊंचे हैं, हम तो ये करेंगे वो। ऐसा नहीं है, आपको सबको साथ लेके चलना है। ठीक है, क्योंकि इंडिया में क्या होना चाहिए, ब्रदरहुड, भाईचारा होना चाहिए। तो हमें सबको क्या रखना है। आपने आर्टिकल 14 पढ़ा था क्या, इक्वलिटी, समानता। ठीक है, तो हमें मिनोरिटीज को भी मेजोरिटीज के साथ लेके चलना है, उनकी प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई है, उनके इंटरेस्ट के बारे में। जिसमें उनका इंटरेस्ट है उनको उसमें सहयोग दिया जाए, उनको हेल्प की जाए, ना कि उनको नीचे दिखाया जाए। ठीक है। कोई भी सेक्शन का पर्सन हो, सिटीजन का, वो अपनी कोई भी लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट, कल्चर को अपने हिसाब से कंजर्व कर सकता है। कोई नहीं ऐसा कि आप नहीं कर सकते। कोई भी पर्सन चाहे तो अपने हिसाब से, जो उसकी लैंग्वेज है, जो उसका स्क्रिप्ट है, जो उसका कल्चर है, वो उसको हक है वो चीज करने का, मिनोरिटी को। ठीक है, तो हमें उसको सपोर्ट करना, ताकि वो भी, उनकी भी तरक्की, वो भी आगे बढ़े। आर्टिकल 30 क्या कहता है आपको, ये मिनोरिटीज के बारे में बात कर रहा है, किस चीज की, कि मिनोरिटीज जितने भी हैं वो खोल सकते हैं क्या, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि एग्जाम्पल आप कह सकते हो मदरसा, बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो मिनोरिटीज अपने हिसाब से अपने लिए कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन कर सकता है। ठीक है ना, जहाँ पे उनके शिक्षा प्रदान की जा सके उनको। जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया मदरसा, वो भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, मिनोरिटीज के अंदर आता है। ठीक है, तो हमारा आर्टिकल 30 तक हो गया। ठीक है। 31 तो आपको पता है कि 31 तो अब रहा नहीं। आर्टिकल 31 जो था, राइट, ये बात नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 31 जो था हमारा, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, हमारा पहले क्या था, एक फंडामेंटल राइट, लेकिन हमने क्या करा इसको, हमने इसको एक लीगल राइट बना दिया। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, लीगल राइट बना दिया राइट टू प्रॉपर्टी को, और हमने इसको शिफ्ट कर दिया आर्टिकल 300A के अंदर। अगर आपसे पूछे कि हमारा 300A, 300A कौन सा आर्टिकल है, तो वो राइट टू प्रॉपर्टी ही है, जो कि 31 से निकल के 300A में आया है। पहले क्या था, फंडामेंटल राइट, अब क्या बन चुका है, कानूनी अधिकार है आपकी प्रॉपर्टी पर, ना कि मौलिक अधिकार। ठीक है। और पूछे कौन से अमेंडमेंट से, तो 44th अमेंडमेंट से आया है, ईयर 1978। तो इसी ईयर में हमने क्या किया था, राइट टू प्रॉपर्टी को मूव किया था फंडामेंटल राइट से लीगल राइट। ठीक है, और इसी अमेंडमेंट से ना, 44th अमेंडमेंट से और भी चेंजेस हुए थे, इमरजेंसी के अंदर भी हुए थे, हमारी आपातकालीन के अंदर। मैं एक क्या करूंगा, एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के ऊपर ना एक वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, आप मुझे बताना है कि वीडियो चाहिए नहीं चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर, तो मैं एक अलग से लेके आऊंगा पूरे अमेंडमेंट्स के ऊपर कि क्या क्या अमेंडमेंट से क्या क्या हुआ है। ठीक है, 31 तो ये हो गया आपका। आगे चलते हैं, इसको नोट कर लेना। 32, जिसको आप कह सकते हो द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। 32, जिसकी हेडिंग क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब संवैधानिक उपाय। कल को अगर आपसे कोई भी, कल को अगर आपसे कोई आपके राइट छीनता है, ठीक है ना, कल को अगर आपसे आपके राइट को छीनेगा, तो आप क्या करोगे, तो आपके पास हक है ना, अपने लिए क्या करोगे आप, लड़ोगे। कहाँ पे, जुडिशरी के अंदर, मतलब कोर्ट के अंदर। तो आपको इंसाफ दिलाने का काम करता है ये। कल को अगर कोई भी आपसे आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है उसको, तो आप आर्टिकल 32 की हेल्प ले सकते हो। ये हमें बचाता है किस चीज से, ये हमें सेफ्टी देता है। रिट्स का मतलब ही क्या हुआ, रिट्स का मतलब ही क्या हुआ, ये हमें वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट से बचाता है, सेफ गार्ड है हमारे लिए, बचाता है। कल को कुछ भी होगा तो आप रिट्स का इशू कर सकते हो, आप इशू नहीं करोगे, मतलब रिट्स का सहारा कर सकते हो। इशू करने का काम कोर्ट का होता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि है क्या चीज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपसे पूछेगा कि जो आर्टिकल 32 है हमारा, जो हमारा आर्टिकल 32 है, इसको एक टाइटल मिला हुआ है। टाइटल आप सब लोग जानते हो। ठीक है, टाइटल मिला हुआ है हार्ट एंड सोल का, मतलब दिल और आत्मा का। ये हमारी क्या है, दिल भी है और आत्मा भी है। क्या ये आर्टिकल को अब क्या कहते हैं, दिल और आत्मा।
ऐसा किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर ने कहा है, भीम राव अम्बेडकर, जिनको फादर कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, एज वेल एज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। तो बी आर अम्बेडकर, इन्होंने क्या कहा है? हार्ट एंड सोल। एक पॉइंट याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि हार्ट किसे कहते हैं? सिर्फ दिल, ये दिल और आत्मा है। सिर्फ दिल किसे कहते हैं? तो फंडामेंटल राइट जो आप पढ़ रहे हो, इसी को दिल कहते हैं। और सोल किसे कहते हैं? तो प्रियम्बल, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, प्रियम्बल। तो दिल राइट्स है, आत्मा सोल प्रियम्बल है, और दिल और आत्मा दोनों मिला के 32 है रिट्स, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो अलग अलग क्वेश्चन है, ये तो आप कंफ्यूज मत करना। रिट्स क्या करती है? हमें वायलेशन से बचाती है, किसके? फंडामेंटल राइट्स के। कल को कुछ भी होगा तो आप इसका सहारा ले सकते हो। अब बात करें इसको इशू कौन करता है, तो याद रखना, इसको इशू कोई भी कर सकता है, हाई कोर्ट भी या सुप्रीम कोर्ट भी, इससे नीचे नहीं होगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसको इशू कर सकता है। पर डिफरेंट क्या है? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 लगाता है, 32 लगाता है इशू करने के लिए, और हाई कोर्ट क्या करता है? आर्टिकल 226 लगाता है, 226 आर्टिकल लगाता है इसको क्या करने के लिए? इशू करने के लिए। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है आपको कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई रिट्स का इशू होना है तो वो 32 से होगा, अगर हाई कोर्ट में होना है तो वो आर्टिकल 226। अच्छा मुझे पता, आपको पता है कि आर्टिकल 222 क्या कहता है हमें? आर्टिकल 222 क्या कहता है कि अगर कोई भी हाई कोर्ट का जज है, अगर उसको किसी और हाई कोर्ट में जाना है, शिफ्ट करना है अनदर हाई कोर्ट, तो वो जा सकता है आर्टिकल 222 से। ये एग्जाम में पूछा गया था लास्ट ईयर, तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो किसी भी हाई कोर्ट की जज को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जाना है, किसी और स्टेट से किसी और जगह शिफ्ट करना है, तो वो कर सकता है आर्टिकल 222 की हेल्प से। ठीक है, तो ये पूछा गया था, मैंने बता दिया। अब हमारी रिट्स जो है वो 5 टाइप्स की होती है: हैबेस कॉर्पस, सर्सरारी, प्रोहिबिशन, मैंडेमस एंड क्यो वारंटो। अब इसको एक्सप्लेन मैं ज्यादा तो कर नहीं पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, बस जस्ट आपको थोड़ा बता दूं। ये आपने लिख लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूँ। हैबेस कॉर्पस को आप कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में कि ये क्या होगा? इलीगल डिटेन से बचाता है, इलीगल डिटेन से बचाता है। और एग्जाम में अगर आपके वर्ड आ गया कौन सा? टू हैव अ बॉडी, टू हैव अ बॉडी, या टू प्रोड्यूस अ बॉडी, ठीक है, तो आप इसको टिक कर देना। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको इलीगल तरीके से डिटेन किया जाता है तो कोई भी आपके बिहाफ पे, आपके फैमिली मेंबर या कोई पर्सन कोर्ट में अपील कर सकता है कि आपको इलीगल डिटेन किया गया है। तो कोर्ट उस पर्सन से पूछेगी जिसने अरेस्ट किया है कि उस बॉडी को प्रोड्यूस करो, टू हैव अ बॉडी। कभी कभी हैव की जगह प्रोड्यूस भी आ जाता है। ठीक है, तो कोर्ट विल डिसाइड कि लीगल है इलीगल है। ठीक है, तो हैबिस कॉर्पस ये होती है। शर्शरारी होती है, पब्लिक ऑफिसर्स के लिए यूज की जाती है, पब्लिक ऑफिसर्स के लिए यूज की जाती है आपकी। ठीक है, कि अगर कल को कोई भी अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं करता है, ठीक है, ड्यूटी फुलफिल जो नहीं करता है उसके लिए होती है। अगर आप कोई सरकारी कर्मचारी हो, पब्लिक ऑफिसर हो, तो पब्लिक की सहायता करनी है आपको। ठीक है, तो आपको ड्यूटी फुलफिल करनी है, अगर कोई नहीं करता तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो, उस चीज के लिए ही है। प्रोहिबिशन और मैंडेमस, आप कह सकते हो कि प्रोहिबिशन आपकी क्या होती है? आप कह सकते हो प्रोहिबिशन को, एक काम करता हूँ, दोनों को मैं समझाता हूँ एक साथ। सपोज करो कि आपके घर पे कोई छोटा भाई है, आप बड़े हो, तो आपने उसे समझाया उसे, लेकिन वो समझा नहीं, लेकिन आपने समझाया, तो आपने क्या की? उसे वार्निंग दी कि ये काम मत कर, ये को मत कर, गलत काम है। तो उसे कहते हैं प्रोहिबिशन, जो सुप्रीम कोर्ट देता है हाई कोर्ट को किसी भी केस के अंदर। और मैंडेमस क्या होता है कि अगर हाई कोर्ट ने उसकी बात नहीं सुनी और वो काम कर दिया जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, मतलब रॉन्ग जजमेंट पास कर दी, तो उसे कहते हैं मैंडेमस। और उसको ठीक करेगा कौन? जैसे आपको छोटे भाई ने काम किया तो अब ठीक कौन करेगा? बड़ा भाई। वैसे ही बड़ा भाई यहाँ पे कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? हाई कोर्ट की हेल्प करता है, ठीक है, उस रॉन्ग जजमेंट को सही करने के लिए। किससे करता है? मैंडेमस से। जो उसने वार्निंग दी है, जो उसने वार्निंग दी है ना, जजमेंट देने से पहले, वार्निंग बिफोर जजमेंट, वो प्रोहिबिशन से होगा। और जो जजमेंट गलती से गलत पास हो गई है उसको ओवर करेक्ट करना,
उसको ठीक करना वो होगा मैंडेमस से, वो सुप्रीम कोर्ट करती है हाई कोर्ट का, ठीक है। और क्यो वरांटो आपका वही होता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से आपने किसी भी पद को या पोस्ट को ग्रांट किया, गिव मी प्रूफ। क्योंकि आजकल काफी फर्जी लोग चल गए हैं मार्केट में, जो अपनी फेक डिग्री का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो अगर आप किसी फेक डिग्री को, ऐसा हुआ है किसी डॉक्टर के पास गए आप, और आप उसको कुछ आपने कुछ मेडिसिन मांगी, आप कुछ बताया, उसने गलत मेडिसिन दे दी, उससे इफेक्ट पड़ गया, कुछ हो गया आपको, तो आप पूछ सकते हो ना कि ये क्या है, वो सब आप केस कर सकते हो, कोई डेथ होगी, कुछ भी हो सकता है। तो कोर्ट विल डिसाइड हो कि किस अथॉरिटी से आप प्रूफ दिखाओ, डॉक्टर से डिग्री होगी आपके पास, ठीक है। तो ये बेसिकली फेक के लिए है कि आप जो भी काम करें वो लीगल होना चाहिए, ठीक है। किस अथॉरिटी से आपने उस पद को ग्रैंट किया है, प्रूफ देना होगा आपको, ठीक है। तो ये रिट्स है आपकी, आर्टिकल 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। पूछ लेता आपसे कि सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल से, हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल से लगाती है, क्या किसी और कोर्ट में लग सकती है, नहीं लग सकती, कितने टाइप्स की रिट्स होती है, मैंने बता दी 5 टाइप्स की होती है। इसको क्या कहा गया है, हार्ट एंड सोल कहा गया है। कौन से पार्ट में है, पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स, कौन से आर्टिकल में, तो 32 के है ये, ठीक है। और मेन आपके आर्टिकल 32 तक ही होते हैं, बाकी आर्टिकल 33, 34, 35 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने आपके बाकी हैं, ठीक है। फिर भी हल्का उसको एक नजर मार लेते हैं। आर्टिकल 33 की बात करता है आर्म फोर्सेस के बारे में। आपको पता है हमारी आर्म फोर्सेस कितनी है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है। इन तीनों के चीफ को हम क्या कहते हैं, जनरल कहते हैं आर्मी के। नेवी की हम क्या कहते हैं, एडमिरल कहते हैं, एडमायरल कहते हैं। एयरफोर्स के क्या कहते हैं, एयर मार्शल कहते हैं, ठीक है। और इन तीनों के हेड को क्या कहते हैं, सीडीएस कहते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि अनिल चौहान है इस समय। और इन चारों के हेड को क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं, सुप्रीम कमांडर, ठीक है। तो आर्म फोर्सेस की बात कर रहा है, उनके फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं। तो सर पार्लियामेंट जो है हमारी, ये रहा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है किसको, फंडामेंटल राइट्स को, मेंबर्स, पुलिस फोर्स को, कुछ भी, मतलब कि अगर कुछ भी कुछ आपको सिर पे चढ़ जाते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं जिस जो कि इलीगल है, तो जो पार्लियामेंट एक ऐसा कानून पास करके एक उनके फंडामेंटल राइट्स को, जैसे कि बेईमान हो गए हैं वो, जैसे कि अपने राइट्स का मिस यूज कर रहे हैं, तो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को, कौन, पार्लियामेंट, हमारी आर्म फोर्सेस की। या आप दायरे में रहो, लिमिट क्रॉस मत करो, लिमिट में रह के हर चीज करो, ठीक है। तो ये हमारा है। अब बात करें आगे, आर्टिकल 34 एंड 35 हम एक साथ कर लेते हैं। 34 तो आपको पता ही है, मार्शल लॉ की बात करता है। मार्शल लॉ मतलब वही होता है, एंड फंडामेंटल राइट्स, कानून अधिकार। आपका अगर पूछे कि मार्शल लॉ क्या होता है, तो मतलब कि जहाँ पे आर्मी कंट्रोल करती है देश को, कुछ हिस्सा जो कि आर्मी कंट्रोल करेगी, मार्शल लॉ कहते हैं। और आपको पता है कि हमारे पास्ट में एक बार जब वो हुआ था, जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स थे, तो 1919 में मार्शल लॉ लगा था एक बार। लेकिन वो मार्शल लॉ अलग ही अलग है। उसमें 4 लोगों का था सीन, कि 4 लोग से ज्यादा असेंबल हो गए तो शूट कर दो, ठीक है। जो कि माइकल और डायर ने लगाया था, जिसने कमांड दी थी जनरल डायर को, आपको पता होगा। इसको हम क्या कहते हैं, जलियांवाला बाग, रोल अटैक भी कहते हैं, ठीक है। अगर बात करें, ये भी क्या बात कर रहा है, रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहा है किसके, फंडामेंटल राइट्स की, वाइल मार्शल लॉ इन्फोर्स, जब मार्शल लॉ लगे होता है आपका, तो उसमें कुछ हमारे राइट्स को पाबंदी लगाने की बात कर रहा है, उसको रिस्ट्रिक्ट करने की बात कर रहा है, कौन, 34 आर्टिकल, और मार्शल लॉ की बात कर रहा है, मतलब कि वो हिस्सा आर्मी के कंट्रोल में हो जाएगा। आर्टिकल 35 क्या कह रहा है आपका, ये भी सेम बात कर रहा है आपकी, कि आर्टिकल जो भी हमारे डाउन करते हैं पावर्स, सपोज आप ये कह सकते हो कि पार्लियामेंट कुछ स्पेसिफिक लॉ बना सकती है इस चीज को लेके, कुछ ऐसे स्पेसिफिक आर्टिकल्स हो जिसपे हमारे पार्लियामेंट क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है, ठीक है, कानून बना सकती है, स्पेसिफाइड, ठीक है। कुछ पावर्स को, कुछ लॉज बनाना हो, तो वो आर्टिकल 35 से कुछ लॉज को इम्प्लीमेंट कर सकती है या फिर बना सकती है। तो ये था हमारा फंडामेंटल राइट्स, जो कि खत्म हो गया है। पार्ट 3 आपका फिनिश हो चुका है, पार्ट 3 आपका फिनिश हो चुका है। फंडामेंटल राइट्स क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं, इसके बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। पार्ट 4 डीपीएसपी आपका, जो कि अब मैं नेक्स्ट वीडियो इसी की आपको अपलोड करूंगा चैनल के ऊपर, तो आप इसको भी देख लेना। फंडामेंटल ड्यूटीज की ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, तो आप उसको भी देख सकते हो।
ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि आपको पता होना चाहिए या कुछ कंफ्यूजन है, तो मुझे बताओ, मैं उस पर वीडियो लेके आऊंगा। कमेंट के अंदर मुझे बताया करो आप स्पेशली ना, कि सर आप ये पे चैनल बनाओ, इस पे बनाओ वीडियो। आप कोई भी टॉपिक बता सकते हो आप मुझे, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो जियो का हो, चाहे वो किसी का भी हो, जनरल स्टडीज का, तो आप मुझे रिकमेंड कर सकते हो कि सर आप इस पे टॉपिक बनाओ, तो मैं उस वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो आज की क्लास समझ आई होगी। ये पार्ट 2 था हमारा, पार्ट 1 तो ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट आपको लगता है तो आप पूछ सकते हो मुझसे कमेंट के अंदर। और जो भी आपका अगर दिक्कत होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बता दूंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो के अंदर ना उसको सॉल्व कर दूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद।